अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। हुकूमत की तरफ से बार बार पाबंदियों के बाद आज तहरीक इंसाफ की रैली लाहौर में जमान पार्क से शुरू हुई, जिसकी क़यादत इमरान खान साहब ने खुद की। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस की टीम खातून जज को धमकाने के केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार करने एक बार फिर लाहौर पहुंची। इमरान खान पर दर्ज मुकदमात की तादाद 80 से भी तजावुज़ कर चुकी है। यहां सवाल यह पैदा होता है कि क्या इस बार इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी तरह पीटीआई कारकुन अली बिलाल की हलाकत के बाद पंजाब की निगरान हुकूमत पर भी कई सवालात उठ रहे हैं। निगरान हुकूमत के इकदामात को तहरीक इंसाफ के रहनुमा पंजाब में इलेक्शन में ताखीर के हरबे के तौर पर देख रहे हैं। पंजाब में इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद नून लीग की रहनुमा धड़ल्ले से जलसे कर रही हैं। उन्हें 30-30 गाड़ियों का शाहाना प्रोटोकॉल भी हासिल है, लेकिन बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बज़ाहिर पीटीआई की इंतखाबी सरगर्मियां महदूद करने की कोशिशें हो रही हैं। तो क्या पंजाब में इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए है? क्या इस तरह इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल नहीं उठेंगे? अगर इमरान खान गिरफ्तार हो गए तो हालात तसादुम का रुख इख्तियार तो नहीं करेंगे? पीडीएम सियासी जमातों का इत्तेहाद है, लेकिन इलेक्शन के इनेकाद में खदशात का शिकार क्यों है? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी वजीर इमरान खान साहब की काबीना का हिस्सा रहे जुल्फी बुखारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। आज फिर इमरान खान साहब ने रैली निकाली। 3 दफ़ा इससे पहले कोशिश की गई, दफ़ा 144 थी। आज फिर इमरान खान साहब की रैली, इधर से गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। इसी महीने के अंदर अंदर इमरान खान साहब को एक बार फिर अदालत में पेश होना पड़ेगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आज भी आपने देखे थे कि रैली से पहले और आज 2 गिरफ्तारियों के वारंट्स नॉन बेलेबल इनने किए हैं, जो इंशाल्लाह हम चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में कि नॉन बेलेबल वारंट्स ये कैसे बन जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। देखिए, छोटी बातें छोड़ें, बड़ी पिक्चर को देखें कि एक्चुअली हुआ क्या है। हुआ ये है कि पिछले 1 साल से 11 महीनों से शबाज गिल से लेके आज़म स्वाति तक, अरशद शरीफ शहीद तक, जमील फारूकी, अब खान साहब पे गोलियां चलाई गई। फिर आखिर में उनने सोचा कि हम थ्रेटन करेंगे, डराएंगे, और उसमें बेचारे एक स्पेशल चाइल्ड ज़िला शाह शहीद की शहादत। और आज जब उनने कल बोल दिया था कि जी हम तो सीएम की ट्वीट आई थी कि मैं तो पॉलिटिकल रैलीज़ के लिए कोई रुकावट नहीं है, सिर्फ पीएसएल की वजह थी। तो आज फिर खान साहब ने बड़ापन दिखा के आज फिर रैली शिफ्ट कर दी, और उसके साथ साथ उन्हें फिर फैसले सुना दिए गिरफ्तारी के, और हर जगह रैली में रुकावट डाली। उसके बावजूद भी माशाल्लाह आज आपने लाहौर की रैली देखी है। अभी 80 केसेस हो चुके हैं अब, और ये जितना भी डालना चाहिए आप देख रहे हैं कि क्या क्या प्रेशर्स लग रहे हैं। वरना उसके अलावा आप देखें, मरियम सफदर को तो पूरे पाकिस्तान में फिरने की इजाज़त है, गवर्नमेंट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सिक्योरिटी दी जा रही है और प्रोटेक्शन की। हमें जितनी सिक्योरिटी दी गई हमें रोकने के लिए, वही अगर सिक्योरिटी को बोला जाता कि हमारी प्रोटेक्शन में निकल आते, तो फिर वो जो 144 आप लगा रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट से, वो ना रहते ना। जो सिक्योरिटी आप हमें रोकने के लिए भेज रहे हैं, वही सिक्योरिटी हमारी हिफाजत के लिए भेज दें, शहर की हिफाजत के लिए भेज दें, तो फिर ये थ्रेट्स ही ना आ रहे हैं। तो बुखारी साहब, लेकिन वो सवाल बहरहाल मौजूद है और आज तनकीद भी कर रहे हैं लोग आप पर कि इमरान खान साहब या तो आज खुद रैली में ना निकलते, बाकी लीडरशिप रैली को लीड करती, वो ना निकलते, और वो अदालत के सामने अगर ना पेश होते तो उनके पास जवाब होता कि मैं अपनी रैली की अगर क़यादत नहीं कर सका तो मैं आपके पास भी कैसे पेश हो सकता हूँ। अब कम अज़ कम ये जवाब वो दे नहीं पाएंगे अदालत में कि उनकी तबीयत मुनासिब नहीं है। देखिए, हर रोज़ उनको बुलाना, पहली बात तो ये है कि आज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। आपको पता है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि खान साहब पे इतने ज़्यादा हिट्स हैं, एक 3-4 महीने नहीं हुए उनने एक असैसिनेशन अटैम्प्ट से बचे हैं। अल्लाह का फजल है कि शुक्र है कि वो बचे हैं उसमें से। ऊपर से आप वापस ही उसी तरीके से उनको एक थ्रेट के माहौल में लेके जा रहे हैं, जो आपको पता है, सबको पता है, एक ट्रैप है कि उनको इस्लामाबाद लेके आके ट्रैप कर दें उनको, या अरेस्ट कर दें वगैरह। लेकिन उस पर भी अभी वकील जो है वो मुशावरत कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि अगली हियरिंग में
क्या करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने बोला है कि बेल के लिए इंशाल्लाह हम अप्लाई कर रहे हैं प्रोटेक्टिव बेल के लिए हाई कोर्ट से। तो बुखारी साहब, जिस रफ्तार से केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ बन रहे हैं और जिस रफ्तार से हुकूमत ये बात दोहरा रही है कि वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेगी और हर हाल में गिरफ्तार करेगी और बार बार गिरफ्तार करेगी, और अभी तो इलेक्शन में बहुत वक्त पड़ा हुआ है, यानी 30 अप्रैल, अभी तो तकरीबन 1.5 माह से ज़्यादा का वक्त पड़ा हुआ है, तो इसमें तो बड़ी आसानी से इमरान खान साहब कहीं ना कहीं गिरफ्त में आ जाएंगे हुकूमत के। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि बड़ी पिक्चर देखें। बड़ी पिक्चर ये है कि इसमें हर चीज़ की जा रही है खान साहब को या डिस्क्वालीफाई करने के लिए या अरेस्ट करने के लिए। जो जिस दिन जिले शाह शहीद हुए थे उस दिन भी पूरी इनकी कोशिश थी कि खान साहब को अरेस्ट करके उनको बलूचिस्तान ले जाएं और उनको जितनी देर वहाँ रख सकें। वो समझते हैं कि उनमें उनको शायद इलेक्शन में, अगर इलेक्शन हो तो उसमें उनको कोई बेहतर रिजल्ट्स आ सकें, जो बिल्कुल ही स्टूपिड सी बात है। उनको पता है कि बल्कि और भी रिएक्शन है उसमें। इस वक्त सिर्फ इनको खौफ है इमरान खान से और इलेक्शन से, और उनको समझ नहीं आ रही कि हम इलेक्शन कानूनी तौर पे इलेक्शन डिले नहीं कर सकते। कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है नहीं जिसके मुताबिक ये इलेक्शन डिले करें। तो लिहाजा ये जा रहे हैं खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन, उनको वो केस बन नहीं रहा, तो अब ये जा रहे हैं अरेस्ट की तरफ। और तोशा खाना का शुक्र है कि कल रात को ही निकल गया कि किसने क्या लिया है। मतलब है कि पाइनएप्पल से लेके पत्नी साबुन और पत्नी कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो छोड़ी गई है, और ऊपर से समझ भी आ गई है गाड़ियाँ जो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने ली हैं जो इलीगल है। मैं फिर से आपके शो पे कह रहा हूँ कि बाकी डिबेट अपनी जगह पे कि पाइनएप्पल लिए, बादाम लिए, घड़ी लिए, वो अलहदा बात है। बात ये कि जो गाड़ियाँ होती हैं, जो गाड़ियाँ आपको इंटरनेशनली दूसरे मुल्कों से मिलती हैं, वो कैबिनेट पूल की मालकियत होती है। आप उसको बिल्कुल नहीं खरीद सकते। इनने ना तो सिर्फ खरीदी, उन्होंने से पहले तो ले ली थी अपनी मलकियत से। इनने तो ऐसे किया था कि, और जब नहीं भी थे वो रखी हुई थी, तो ये बिल्कुल इलीगल है उनके पे। तो बल्कि अगर चोरी का इल्ज़ाम लगता है, अगर आप देखें तो थेफ्ट का है, ये चोरी का इल्ज़ाम है दोनों आसिफ अली जरदारी पे। खैर उनके लिए कौन सी बड़ी चीज़ है चोरी। बुखारी साहब, आप ये तो कह सकते हैं, आप ये तो कह सकते हैं कि चूंकि इमरान खान साहब के ऊपर नून लीग तनकीद कर रही थी या आसिफ अली जरदारी की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, कि उन्होंने घड़ियाँ चोरी की या उन्होंने तोशाखाना से सामान लिया, अब उनकी लीडरशिप के भी सामने मामला तो आ चुके हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ लिया और कई घड़ियाँ ली, एक घड़ी नहीं ली, कई गाड़ियाँ ली, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ही की पार्टी में एक अच्छा प्रेसिडेंट ये भी मौजूद है, वो प्रेसिडेंट इमरान खान भी तो सेट कर सकते थे, और वो प्रेसिडेंट ये है कि डॉक्टर शहबाज गिल को एक तोहफा मिलता है, वो अपने पास नहीं रखते, उसको डिपॉजिट करवा देते हैं तोशाखाना में, अगरचे वो कानून के तहत बगैर कीमत अदा किए रख सकते थे। असद उमर को जो तहफ़ मिले वो रख सकते थे, लेकिन उन्होंने वापस कर दिए। इसी तरह से मुराद सईद को जो तहफ़ मिले उन्होंने वापस कर दिए। तो बेहतर ना होता कि इमरान खान साहब जैसा शख्स, जिनको बाजारन वो कहते हैं मुझे लालच नहीं है दुनिया की किसी चीज़ का, वो भी ये सारे तहफ़ उठा के दे मारते तोशाखाने के मुंह पर। आज कम से कम ये तनकीद का मौका तो ना मिलता अपोजिशन को। नहीं, देखें मेरे भाई, देखें आप तनकीद उस चीज़ पे करें जो गैर कानूनी है। आपको जब एक तोहफा मिलता है, जैसे कि मुझे भी मिले हैं, आपके पास दो होते हैं कि या तो आप एक, जो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ वगैरह ने किए वो गैर कानूनी है, क्योंकि एंटीक्स और गाड़ियां आप नहीं रख सकते, इलीगल है। ये समझें, फ़र्क समझें, ये इलीगल है, ये आप नहीं रख सकते। जब आपको घड़ी मिलती है, चाहे नवाज शरीफ हो, मरियम हो, खान साहब हो, जो भी हो, आप उसका जो उस वक्त परसेंटेज है, कोटा है, आप तोशाखाना में डिपॉजिट करते हैं और आप वो गाड़ी लेते हैं। अब उसके बाद आप उस पर बेशक आर्ग्यू करें कि एक दफ़ा आपने खरीद ली तो रिस्पेक्ट के तौर पे आप रख लेते हैं, बेची क्यों, ये एक और आर्ग्यूमेंट है, लेकिन वो इलीगल नहीं है। उस पर आप डिबेट कर सकते हैं कि क्या एक प्राइम मिनिस्टर को बेचनी चाहिए थी, नहीं बेचनी चाहिए थी, वो उनकी मालकियत है, वो उनकी मर्जी है। लेकिन जब आपको एक घड़ी मिली हो, मुराद सईद को घड़ियों का शौक नहीं होगा, उसने नहीं रखी, लेकिन अगर उसने रख ली थी बगैर पेमेंट की तो वो गलत है। अगर उसने वापस दे दी, बिल्कुल ज़बरदस्त है, कोई मसला नहीं है। अगर उसने जो डिपॉजिट है 50% उसकी जो प्राइसिंग है, वो अगर तोशाखाने में जमा हुई है, जो कागजात निकले हैं, जैसे कि मैंने घड़ी खरीदी है, लेकिन बाकायदा उसका 50% उसकी प्राइस की दे के, अपने पर्सनल अकाउंट से चेक दे के मैंने रखी हुई है। सही।
और वो आप बिल्कुल आप आपका राइट बिल्कुल है। लीगली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि तोशाखाना का कानून है कि आप तोहफे खरीद सकते हैं और हेड ऑफ द स्टेट को खास प्रिविलेज भी उसमें हासिल है, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो। लेकिन जैसे अभी शहबाज शरीफ है, मरियम औरंगजेब, चूंकि इमरान खान साहब मॉरल पॉलिटिकल एग्जर्शन करते हैं या वो मॉरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो शहबाज शरीफ और मरियम औरंगजेब को जो तहफ़ मिले उन्होंने नहीं लिए, वो तोशाखाना में डिपॉजिट करवा दिए। मरियम औरंगजेब को 60 लाख रुपए से जायद की घड़ियां मिली, उन्होंने नहीं रखी, उन्होंने वापस कर दी। शहबाज शरीफ साहब ने वापस, अब वो ये कह तो सकते हैं ना कम से कम पब्लिक डोमेन में कि हाँ मॉरल पॉलिटिक्स की बात वो करते थे, मॉरलिटी तो मैंने दिखाई है। नहीं, मैं बिल्कुल समझता हूँ आप गलत हैं। इसमें कई चीज़ें उनने रखी हैं। बात यह कि जो वो रखी हुई हैं उनने क्या उसकी कीमत अदा की है तो उस पर कोई तनकीद नहीं कर सकता। अगर उनने वो कीमत जो उस वक्त परसेंटेज था वो नहीं रकम दी हुई हो तो उस पर आप बिल्कुल तनकीद कर सकते हैं। अगर उनने वापस दे दी हो, ठीक है, बात वही होगी कि लॉस के मुताबिक उनने वापस दे दिए। कई लोगों के माली वसाइल ये होते हैं कि वो कभी ख़रीदना नहीं चाहते, कई लोगों को पसंद ही नहीं है। कई चीज़ें उनको पसंद होती हैं, कई चीज़ें जैसे कि अगर मुझे 20 घड़ियाँ ऑफ़र की गई या दी जाएँ, मुझे नहीं पसंद आई, अगर एक दो पसंद आई तो वो ख़रीदी हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें यह है कि नहीं रखी हैं, वो आपका राइट है। आप अपना राइट फुलफ़िल करें, उसमें कोई तनकीद नहीं हो सकती। सही। आप जैसे कि मैंने बोला कि आप उस चीज़ पे जाएं कि जो इलीगल है। नवाज शरीफ ने इलीगल चीज़ें रखी हैं, इन सब ने जरदारी ने इलीगल चीज़ें रखी हैं जो गैर कानूनी, जो आपके पास हक ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है उनको रखने का। चाहे आप जितनी भी उसकी कीमत अदा करें, आपका कोई हक नहीं है उनको रखने का। मसला तो सारा ये बन रहा है। राइट। सो आप समझते हैं कि ये जो कुछ भी तोशाखाना के ऊपर जो पॉलिटिक्स हुई है दोनों तरफ से, अब तो आपको भी मौका मिल गया उनके खिलाफ बात करने का, लेकिन वो पहले वो आपके खिलाफ बात कर रहे थे इन गुज़श्ता 11 माह से, इस सारे तजर्बे को सामने रखते हुए अगर आप कम बैक करते हैं, पावर में आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस तोशाखाना केस को इमरान खान जैसे लीडर को मज़ीद पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहिए और ये जो एग्जाम्पशंस हैं चंद इंडिविजुअल्स को जो एलीट कैप्चर के जुमरे में आ जाती हैं उनको ख़त्म करना चाहिए? देखिए, खान साहब पे जो तनकीद थी वो ये नहीं थी कि खान साहब ने तोशाखाने से कुछ ख़रीदा है, ये नहीं थी। ये मैं आपको वाजे कर दूं, खान साहब पे तो तनकीद थी कि एक लीडर को अगर इनने 2 करोड़ की चीज़ थी, उसका 1 करोड़ रुपए दिया, वो ख़रीद के उन्होंने क्या 3 करोड़ रुपए के लिए मार्केट में बेच दिया। तनकीद इस चीज़ पे थी और कोई तनकीद नहीं थी। नहीं, वो तो पहले तनकीद ये भी कर रहे थे आपके मुखालिफिन कि उन्होंने घड़ियां ली क्यों। आज चूंकि उनकी अपनी घड़ियां निकल आई है तो अब वो ये तनकीद नहीं करेंगे कि ली क्यों, अब वो ये तनकीद कर रहे हैं कि बेची क्यों, जो आप बात कर रहे हैं। नहीं, उन्हें पहले से वो ये कह रहे थे कि आपने बेची क्यों, चाहे वो MBS की घड़ी थी या ये थी। बात ये कि खरीदी तो इनने भी है। वो तो देखिए, खरीदना उनका हक है। आपको समझ नहीं आती, आपको तोहफा मिल रहा है, वो वैसे ही ऑक्शन होगी, जाके ऑक्शन होगी, वो वैसे ही कोई लेके खजाने में नहीं जा रही, वो ऑक्शन होगी। तो खरीदना वो था। तनकीद इस पे थी कि एक चीज़ आपने खरीद दी, एक तोहफा था, आपने तोहफा फिर वो जो कानून के मुताबिक वो पैसे दे दिए और आपने रखी, तो आपने आगे क्यों बेची। वो मैं कह रहा हूं कि वो एक आपकी अपनी पर्सनल डिबेट है। आपके पास कोई चीज़ हो, मैं कौन हूं आपको पूछने वाला कि आपने अपनी ज़मीन क्यों बेची है, घर क्यों बेचा है, गाड़ी क्यों बेची है, गाड़ी क्यों बेची है, वो आपकी मालकियत है। मेरी क्या औकात कि मैं अमीर अब्बास साहब से पूछूं कि आपने अपना घर क्यों बेचा है। बिल्कुल मैं कौन सही। हूं आपका? यानी आप कह रहे हैं कि अगर एक दफा किसी शख्स ने कोई चीज खरीद ली है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत, अब वो उसकी प्रॉपर्टी है, अब वो उसको रखे, बेचे, गिफ्ट कर दे, उसका राइट है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। अभी कमिंग बैक टू इमरान खान साहब, कल शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट आई कि अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर वो पार्टी को लीड करेंगे। असद उमर साहब की तरफ से भी कहा जा रहा है कि शायद वो लीड करेंगे। परवेज़ इलाही साहब आप आपकी पार्टी के सदर हैं। बहरहाल जो नज़र आ रहा है सामने, तो इमरान खान साहब, चूंकि गवर्नमेंट खुद अपनी इंटेंशन को जाहिर कर रही है, बार बार जाहिर कर रही है कि हम नहीं छोड़ेंगे खान साहब को, पकड़ेंगे। सो मैं उस अजम्पशन की बुनियाद पर हम कहेंगे अगर वो पकड़ लेते हैं तो पार्टी की लीडरशिप इंटैक्ट रहेगी फिर। देखें, पार्टी की लीडरशिप बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी। खान साहब ने प्लान A, प्लान B और प्लान C बिल्कुल बनाया हुआ है। उनसे बेहतर स्ट्रैटेजिस्ट कोई नहीं है और वो उन्हें साबित कर दी है। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जहाँ खान साहब शायद पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर कभी भी पिछले 70 सालों में वो इमर्ज हुए हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है।
और खान साहब ने उसके पूरे प्लान्स बनाए हुए हैं। कौन बनेगा, कौन अगर खुदा ना खास्ता खान साहब को अरेस्ट किया गया हो, जाए कौन लीड करेगा उस छोटे से फेज से जब तक रिहाई ना हो, वो खान साहब को ही पता है। वो मेरे पे चेक से बहुत ऊपर है कि मैं उस पर कोई कमेंट कर सकूँ। लेकिन हमारी इतलात ये है कि अगर खान साहब को एक दफ़ा गिरफ्तार कर लिया इस हुकूमत ने, एक दफ़ा सिर्फ, जो पहली दफ़ा गिरफ्तारी मुश्किल है, उसके बाद कम अज़ कम खान साहब को 9 से 12 महीने तक गिरफ्तार रखा जाएगा। वो एक केस से बेल लेंगे, अगले केस की पुलिस या FIA या नैब दरवाजे पे खड़ा होगा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। और नैब तो आप जानते हैं कि उनके पास तो 90 दिन तक हिरासत में रखने का कानून होगा। देखें, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी अदलिया, जिस पे सबकी नज़र है इस वक्त, नेशनली और इंटरनेशनली, हर पाकिस्तानी ने अपने होप्स पिन किए हुए हैं अपने अदलिया पे, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट पे। हर एक पाकिस्तानी का रुजू इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, और हमें पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट अपना रोल प्ले करेगी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए। जब तक आपके सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी इंटैक्ट है, पाकिस्तान को और इमरान खान को और बाकी कोई भी इंसाफ के दायरे हो या कोई भी चीज़ हो, वो इंटैक्ट रहेगी। मुश्किलात फिर भी आएंगी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं हाल में एक फैसला कॉम्प्रोमाइज़ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक हाल में फैसला दिया जुल्फी भाई, जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का फैसला दिया। उस फैसले को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एक तरह से उड़ाकर फेंक दिया। अभी तक तारीख नहीं दी है, फैसले को 10 रोज हो चुके हुए हैं। पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ, लेकिन हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि इलेक्शन नहीं होगा। सो कौन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप बात कर रहे हैं इस मुल्क में? ये तो धनिया उड़ाई जा रही है। देखें, ये कंटेम्प्ट ऑफ, पहली बात तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले रही है। उनको शायद थोड़ा सा लीवे दिया हुआ हो, लेकिन वो मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस लेगी और उनको फिर से बुलाएगी और बताएगी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बात ये कि पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक तो इस वक्त मुकम्मल तौर पे तो नहीं बन सकती ना। कोई रूल ऑफ लॉ तो होना होगा। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि जिस तरीके से चल रहा है कि कोई सुप्रीम कोर्ट की भी इज्जत ना रखे, और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है इलेक्शन डिले करने की। एक इंच भी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इस वक्त जो KP और पंजाब के इलेक्शंस हैं प्रोविंशियल, आप इनको डिले कर सकें। तो ये क्या बहाना। और मैं आपको ये शो पे भी कह दूं कि मैं बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं होऊंगा कि 2-3 धमाके हो जाएंगे, ज़िले शाह शहीद की तरह आप 2-3 और लाशें गिरा देंगे। ये कोई हैरानकुन बात नहीं होगी। बिल्कुल ये इनकी प्लानिंग में होगा कि ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में खुदा न खास्ता आप क्रिएट कर दें कि वो उनको कोई बहाना मिल जाए इलेक्शन ना कराने का, और वो किसी एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार हैं। ये बेसिकली क्या रहे हैं, आप ये भी समझें। ये कह रहे हैं कि हम एक T20 3 घंटे का मैच करा सकते हैं, टूर्नामेंट करा सकते हैं, लेकिन हम अपनी आवाम को अपनी आज़ादी और इलेक्शंस और हकूक़ नहीं दे सकते, उनको हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। तो ये बड़े पिक्चर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या कह रहे हैं? ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान ना आएँ, क्योंकि हम तो अपने शहरी को वोट देते हुए नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, जो जंग के हालत में भी होता है। इलेक्शन तो जंग के हालत में भी चले जाती हैं। और इस वक्त जो सिक्योरिटी की हालात हैं, चाहे बेशक ख़राब हुए हैं, लेकिन 2013 से तो बहुत बेहतर थे। 2013 तो हम लिटरली दहशतगर्दी की गिरफ्त में आए हुए थे पूरे। तो ये कह रहे हैं बेसिकली कि कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ ना आए, कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ना आए, कोई इंसान पाकिस्तान आने का सोचे ही ना, क्योंकि सिवाय एक T20 टूर्नामेंट के हम कोई और सिक्योरिटी तो एक इंसान को दे ही नहीं सकते। आपके पास तो टूरिज्म का पोर्टफोलियो रहा है। आपके दौर में जब इमरान खान साहब बाहर जाके करप्शन की बात करते थे, तो आज की हुकूमत और उस वक्त की ऑपोजिशन क्या करती थी कि इमरान खान खुद पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है और दुनिया में करप्ट मुल्क दिखाने की कोशिश कर रहा है। आज अगर पाकिस्तान में निस्बतन अमन है और आज की हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खतरात मौजूद हैं, तो क्या फिर आज की हुकूमत भी पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम नहीं कर रही? देखें, आज की जो हुकूमत है उसको बिल्कुल परवाह नहीं है कि वो बदनाम पाकिस्तान को करें या ना करें। आपका प्राइम मिनिस्टर एक क्रिमिनल है, उसका बड़ा भाई एक कन्विक्टेड क्रिमिनल जो भागा हुआ है, एक कॉन्विक्ट है। ठीक है, मरियम पे अलग चार्जेस। आसिफ अली ज़रदारी दुनिया में मशहूर है कि वो क्या है।
तो कोई इसमें इस वक्त जो सबसे एम्बैरेसिंग सिचुएशन है वो हमारी हुकूमत की अनफॉर्चुनेटली जो एग्जिस्टिंग है। बात यह कि इसमें कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी मुल्क में ज़्यादा फैल गई है एक साल पहले, लेकिन एक साल पहले ये धमाके क्यों नहीं थे जब हम हुकूमत में थे? इस लेवल की क्यों इतनी बुरे असरात नहीं थे पूरे पाकिस्तान के अंदर? तो ये भी हमने सोचना होगा कि जब भी कोई चीज़ डिस्टेबलाइज करनी हो पाकिस्तान के अंदर तो दहशतगर्द उठते आ रहे हैं। तो जो भी ये दहशतगर्द फेंकते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको बोलें कि उनको खाना खिलाएं 30-40 दिन के लिए, उनको कोई हॉलीडे पे भेज दें, इलेक्शंस हो जाएं, उसके बाद आपको जो मर्जी ड्रामा करना है आप करें, लेकिन इस वक्त इलेक्शंस होने दें। जो एक बहुत शहरी है बहुत पाकिस्तान शुक्रिया का, जुल्फे उसको बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल इलेक्शन के बगैर किसी जमहूरियत का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। ये अल्फाज ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने फैसले में दिए गए हैं। एक ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापसी पे तोशाखाना केस की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदेद। दुनिया भर में हुक्मरानों और सरकारी एहलकारों को मिलने वाले तहाइफ कौमी अमानत होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। मुस्लिम लीग नून आज से कबल तक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर तोशाखाना के हवाले से संगीन इल्ज़ामात आयद करती रही है, लेकिन अब सन 2002 से 2023 तक का तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक हो चुका है, जिससे यह वाज़ेह होता है कि तोशाखाना की इस बहती गंगा में तकरीबन तमाम अशराफिया ने अपने हाथ धोए हैं। वज़ीर आज़म हो, सदूर हो और दीगर अहम शख्सियात हो, उन्होंने लाखों करोड़ों के बेशकीमत तहफ़ कोड़ियों के मोल खरीदे। तोशाखाना की तफसीलात ने एक तरफ तो हुक्मरान अशराफिया का पर्दा चाक किया है, दूसरी तरफ कई अहम सवालात ने जन्म लिया है। क्या तोशाखाना के तहफ़ कौमी अमानत नहीं? तहफ़ का तखमीना लगाने का तरीक़ाकार क्या है? करोड़ों रुपए का तोहफा सिर्फ चंद हज़ार रुपए में कैसे दिया जा सकता है? क्या तोशाखाना के तहफ़ की अवामी नीलामी नहीं होनी चाहिए? घड़ियाँ और कीमती तहफ़ वसूल करने वाले क्या अब भी चोर के नारे लगाएंगे? गो के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में तोशाखाना के कानून में तब्दीली की थी, लेकिन अब भी ये कवायद अशराफिया के ताबे नजर आते हैं। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना तहफ़ का सन 2002 से अब तक का रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया है। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने 2002 में एक ज्वेलरी सेट 44,160 रुपये देकर हासिल किया, जबकि उसकी मालियत का तखमीना 3,04,400 रुपये लगाया गया था। एक अदद रिवॉल्वर तखमीनी मालियत 72,000, जबकि अदा की गई रकम 9,300 रुपये थी। एक टेबल क्लॉक तखमीनी मालियत 1,08,60 रुपये थी, जबकि अदा करदा रकम 15,129 रुपये थी। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने इसके अलावा भी मुतअद्दिद तहफ़ वसूल किए। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की अगर बात करें तो उन्होंने 2 लाख रुपये मालियत के 4 तहफ़ 28,500 रुपये में खरीदे। उन्होंने कालीन, साड़ी, डेकोरेशन पीस और दीगर तहफ़ मुफ्त हासिल किए। साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ ने मुतअद्दिद तहफ़ बगैर अदायगी के अपने पास रखे। कई कीमती घड़ियाँ और दीगर तहफ़ अर्जा कीमत पर खरीदे। 2002 में शौकत अजीज़ ने 24,000 रुपये के एवज़ घड़ी और दीगर तहफ़ हासिल किए, जिनकी तखमीनी मालियत 1,70,000 रुपये लगाई गई। वाइट गोल्ड का सेट 25,314 रुपये के एवज़ हासिल किया, जिसकी लागत का अंदाज़ा 1,78,760 रुपये था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम ने एक घड़ी 81,000 रुपये में खरीदी, जबकि तखमीनी मालियत 5,50,000 रुपये थी। आसिफ अली जरदारी ने कुल 181 तहफ़ वसूल किए थे। एक घड़ी और एक मॉडल 79,500 रुपये के एवज़ खरीदा, जबकि तखमीनी मालियत 5,40,000 रुपये थी। 2 लग्जरी गाड़ियाँ 1,61,72,806 रुपये की एवज़ ली, जबकि तखमीनी मालियत 10,78,28,705 रुपये थी। एक BMW गाड़ी 40,99,406 रुपये में ली, जबकि तखमीनी मालियत 2,73,39,370 रुपये थी। 4 कीमती तहफ़ 54,878 रुपये के एवज़ लिए गए, जबकि मालियत 3,75,851 रुपये थी। 10 कीमती तहफ़ 16,000 रुपये के एवज़ हासिल किए गए। 6 बेशकीमत तहफ़ 1,25,550 रुपये के एवज़ लिए गए। एक घड़ी और 2 तहफ़ 30,000 रुपये में लिए गए। 6 कीमती तहफ़ 46,600 रुपये में खरीदे गए। एक बेशकीमत घड़ी और एक गन 3,21,000 में हासिल की गई, जबकि तखमीनी मालियत 16,15,000 रुपये थी।
आसिफ जरदारी ने तकरीबन 140 तहफ़ बगैर किसी अदायगी के रखे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने 6 कीमती तहफ़ 2,83,500 रुपये में लिए, जबकि तखमीनी मालियत 29 लाख रुपए थी। यूसुफ रज़ा गिलानी के भतीजे ने एक कीमती घड़ी 6,000 रुपये में खरीदी, जबकि तखमीनी मालियत 50,000 रुपये थी। यूसुफ रज़ा गिलानी के 2 मेहमानों ने 2 कीमती घड़ियां 12,000 रुपये में खरीदी, जबकि तखमीनी मालियत 1 लाख रुपए थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 22 तहफ़ अपने पास रखे। एक कीमती घड़ी और परफ्यूम 2,40,000 में हासिल किए, जबकि तखमीनी मालियत 12,10,000 रुपए थी। नवाज शरीफ को 2008 में मर्सिडीज बेंज कार तोहफे में दी गई थी, जिसकी तखमीनी कीमत 42 लाख रुपए थी, जबकि मियां साहब ने 6,36,000 रुपए के एवज ये गाड़ी हासिल की। नवाज शरीफ ने एक दस्ती घड़ी 1,48,000 में खरीदी, जबकि तखमीनी मालियत 60,50,000 रुपए थी। एक घड़ी समेत 5 कीमती तहफ़ 76,21,572 रुपए के एवज खरीदे गए, जबकि तखमीनी मालियत 3,81,17,859 रुपए थी। मरहुमा कुलसूम नवाज ने एक नेकलेस ब्रेसलेट 1,08,63,000 रुपए में खरीदे, जबकि तखमीनी मालियत 5,43,25,000 रुपए थी। मरहुमा कुलसूम नवाज ने कीमती घड़ी 74,000 रुपए में हासिल की थी, जबकि तखमीनी मालियत 3,80,000 रुपए थी। मरहुमा कुलसूम नवाज ने जेवरात के 2 सेट 1,21,796 रुपये में खरीदे, जबकि तखमीनी मालियत 6,18,980 रुपये थी। मरहुमा कुलसूम नवाज ने गोल्ड नेकलेस और अंगूठी 1,14,920 रुपये में खरीदी, जबकि तखमीनी मालियत 5,84,600 रुपये थी। अगर साबिक सदर ममनून हुसैन की बात करें तो उन्हें मिलने वाले 35 लाख रुपए से जायद मालियत के तहफ़ सिर्फ 5,40,000 रुपये में हासिल किए गए। इसहाक डार ने कीमती घड़ी 1,48,000 रुपये में खरीदी, जिसकी मालियत 7,50,000 रुपये थी। एक दूसरी घड़ी 1,94,000 में खरीदी गई, जिसकी मालियत 9,80,000 रुपये थी। 5 तहफ़ 12,80,000 रुपये देकर हासिल किए गए, जिनकी असल मालियत 64,30,000 रुपये थी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने 2,20,00,000 रुपये से जायद मालियत के तहफ़ 45 लाख रुपये में हासिल किए। उनमें बेश कीमत घड़ी, काफलिंग्स, कलम, अंगूठी और तस्बीह शामिल थे। एक घड़ी 1,14,000 रुपये में हासिल की गई, जबकि मालियत 5,82,000 रुपये थी। एक रोलेक्स घड़ी 1,48,000 में ली गई, जबकि मालियत 7,50,000 थी। एक और घड़ी जिसकी मालियत बहुत ज़्यादा थी, यानी 63,000 रुपये में खरीदी गई, लेकिन उसकी मालियत 3,25,000 रुपये थी। शाहिद खाकान अब्बासी ने 9,40,000 मालियत के 4 तहफ़ 1,82,000 रुपये में खरीदे। अब्बासी ने 52,79,000 रुपये के एवज 5 कीमती तहफ़ हासिल किए, जिनकी मालियत 2,64,25,000 रुपये थी। शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे अब्दुल्ला अब्बासी को 55 लाख रुपये मालियत की घड़ी मिली। शाहिद खाकान अब्बासी की अहलिया ने 9,99,84,000 रुपये का ज्वेलरी सेट, 1,99,90,800 रुपये, जबकि 8.5 लाख रुपये मालियत की घड़ी 1,68,000 रुपये में खरीदी। शाहिद खाकान अब्बासी के एक और बेटे नादिर अब्बासी को 1,70,00,000 रुपये मालियत की घड़ी तोहफे में मिली, जो उन्होंने 33,95,000 रुपये जमा करवा के अपने पास रख ली। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने रोलेक्स घड़ी 2,94,000 में खरीदी, जिसकी मालियत 15 लाख थी। 11 बेश कीमत तहफ़ 3,38,600 रुपये में खरीदे गए, जिनकी मालियत 17,23,000 रुपये थी। 32,000 रुपये मालियत का एक कालीन 1,000 रुपये में खरीदा गया। 17,21,000 रुपये मालियत के 11 तहफ़ 3,38,600 रुपये में खरीदे गए। 49 लाख रुपये मालियत के 4 तहफ़ 24,35,000 रुपये में खरीदे गए। इमरान खान की अहलिया ने 1,80,92,000 रुपये मालियत के 4 तहफ़ सिर्फ 90,31,000 रुपये में खरीदे, जिनकी मालियत बहुत ज़्यादा थी। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को 73 लाख रुपये मालियत के तहफ़ मौसूल हुए, जो उन्होंने तोशा खाना में जमा करवा दिए थे। इसी तरह असद उमर ने 34,45,000 रुपये के 6 तहफ़ वसूल किए, जो उन्होंने तोशा खाना में जमा करवाए। सदर मुमलिकत तारिफ अलवी ने 6 लाख रुपये मालियत का एक तोहफा 2,85,000 रुपये में खरीदा। 55,000 रुपये मालियत का एक कालीन 12,500 में खरीदा। आरिफ अलवी की अहलिया ने 40,000 रुपये मालियत का एक तोहफा 5,000 रुपये में खरीदा। 1,80,000 रुपये मालियत के 2 तहफ़ 75,000 रुपये में खरीदे गए। 25 लाख मालियत के एक घड़ी 12,35,000 रुपये में खरीदी गई।
आरिफ अलवी की अहलिया ने 17,60,000 रुपये मालियत के 3 तोहफ 8,65,000 रुपये में खरीदे। चंद बेहतर मिसालें भी हमें मिलती हैं जिनमें असद उमर, शहबाज गिल, मुराद सईद, शहबाज शरीफ और मरियम औरंगजेब की सूरत में है, जिन्होंने मिलने वाले तमाम तोहफ रखने के बजाय, खरीदने के बजाय तोशाखानों में जमा करवा दिए। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पर बात करेंगे एडवोकेट अबू ज़र सलमान खान न्याजी, जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी और जिसके बाद ये मालूमात आज कौम के सामने पहुंची। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर आईन कानून अबू ज़र सलमान खान न्याजी साहब, जिन्होंने इस सारी जद्दोजहद में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया, वरना ये मालूमात शायद आज पाकिस्तानी कौम के सामने ना पहुँच पाती। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। क्या रुकावट पेश आ रही थी, क्यों हुकूमत रजिस्ट कर रही थी इन मालूमात को आवाम तक पहुँचने के लिए, और जवाब ये दिया जा रहा था कि ये कोई बहुत बड़ा कौमी राज होगा। वही मालूमात जो आज लोगों के सामने है, इसमें हाँ ये राज ज़रूर था कि किसने क्या कुछ लिया तोशाखाने से और कितनी कीमत में लिया, लेकिन इसमें कोई कौमी राज तो नहीं था। जी अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब। जी देखिए, मसला ये जब 23 अप्रैल 2022 को मैंने अपने दोस्त शहीद अशद शरीफ साहब की उस पर मशवरे पे ये जो मैंने पिटीशन फाइल की थी, एप्लीकेशन दी थी, सॉरी, जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे उनको, तो उन्होंने जवाब 28 अप्रैल को दिया। मुझे कहा कि जी ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। मैं इंफॉर्मेशन कमीशन में मैंने अपील फाइल की कानून के तहत, जो कानून में तरीकाकार है, तो इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि ये आप सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक करें। 30 जून 2022 को फैसला आया, लेकिन उसके बाद से लेके अब तक वो इंफॉर्मेशन नहीं आई। हम फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, फिर एक और वकील साहब हैं हज़रत सिद्दीक साहब, वही मेरे केस को लेके साथ लाहौर हाई कोर्ट चले गए। तो फिर फाइनली जब लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर सीरियस रिमार्क्स दिए, ऑर्डर्स पास किए, तो फिर ये गवर्नमेंट ने पब्लिक की, लेकिन ये 2002 से ऑनवर्ड्स की है, उससे पहले वाली डिटेल नहीं की। हमने 47 से मांगी हुई। तो अब उम्मीद है इंशाल्लाह हम ये केस को और चलाएंगे और पहले की सारी इंफॉर्मेशन भी देख पाएंगे। चले, ये मालूमात जैसे तैसे सामने तो आ गई, लेकिन इसमें एक इबाम मौजूद है और वो ये कि ये जो असेस्ड वैल्यू बताई गई है, यानी किसी भी ऐसे तोहफे की जो किसी दूसरे मुल्क से पाकिस्तानी किसी आम शख्सियत को मिलता है, उसकी जो असेसमेंट की जाती है उसकी वैल्यू की, आपको लगता है कि ये सही मार्केट वैल्यू के मुताबिक उसकी असेसमेंट होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। अमीर साहब मुझे बताएं, कौन सी रोलेक्स की घड़ी जो है वो 1 लाख रुपए में मिलती है? ये बिल्कुल मार्केट वैल्यू जो होती है उससे मेरे ख्याल से 100 टाइम्स या 50 टाइम्स उसको कम वैल्यू पे असेस किया जाता है। तो ये जो रूल्स बने हुए हैं असेसमेंट के और जो पूरा तरीकाकार है, इसके ऊपर ही आपके एलीट कैप्चर है। जो आपका अशराफिया है मुल्क का, उन्होंने कानून ही ऐसा बनाया हुआ है कि उस पर पैसे कम देने पड़े, लेकिन प्रॉफिट आपको बहुत ज्यादा, और आपकी जो एक नेटवर्क है उस तोहफे की वजह से ही 10 गुना ज्यादा बढ़ जाए। तो ये तो पूरा तरीकाकार ही जो है, ये एक अशराफिया को फायदे देने के लिए इन्होंने बनाया हुआ था। ये असेस्ड वैल्यू का आपने बिल्कुल बहुत पर्टिनेंट पॉइंट उठाया है, इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। मैं इस पे मजीद वजाहत के लिए, हमारे समझने वालों के लिए सवाल को अगर दोबारा आपके सामने रखूं, जैसे नवाज शरीफ साहब ने 2008 में जो गाड़ी ली, वो दुनिया का एक महंगा तरीन ब्रांड पाकिस्तान में तस्वुर किया जाता है। उसकी जो असेस्ड वैल्यू है वो 42 लाख और कुछ रुपए बताई गई है, जो उन्होंने शायद को 6.25 लाख रुपए में हासिल की। तो वो जो असेस्ड, ये तो एक अलहदा मौजू है कि उन्होंने उसको 42 लाख रुपए की चीज को 6.25 लाख में क्यों लिया, लेकिन उसकी जो असेस्ड वैल्यू 42 लाख रुपए कुछ हजार बताई गई है, क्या 2008 में वो उतने की ही होगी मार्केट से अगर दी जाती तो? चीजें हैं ना, इनको बाइफिकेट कर दे। एक तो असेस्ड वैल्यू है और दूसरा वो वैल्यू है जो आपने देनी है उसकी परसेंटेज लेने के लिए। प्रॉब्लम ही स्टार्ट होता है आपकी असेस्ड वैल्यू से, कि जो आपका असेस कौन करता है, हमारे जो एफबीआर के ऑफिशियल्स है वो करते हैं। तो फिर वो ऑफिशियल्स जो है आपकी जो एग्जीक्यूटिव है उसके ताबे हैं, जो आपके लॉ मेकर्स है उनके ताबे हैं। तो उन्होंने कानून ही इस तरह बनाया हुआ है, असेसमेंट का तरीका कार ऐसा रखा हुआ है कि जिससे जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो उससे 10 गुना नीचे आ जाती है। तो ये इस वजह से सारा जो मैं बात यही कर रहा था, लीड कैप्चर है पूरा, इसमें पूरा रिवैम्प करने की जरूरत है। आपके साथ ही इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां पे क्या होता है, जो तोशाखाना के गिफ्ट्स आते हैं वहां का प्राइम मिनिस्टर अपनी जेब में नहीं रखता, वो ना वो खरीदता है, वो चैरिटी में चले जाते हैं, ऑक्शन होते हैं, हाईएस्ट वैल्यू आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अबू ज़र सलमान खान न्याजी साहब। बहरहाल एक तवील कानूनी जंग लड़ने के बाद पाकिस्तानी अवाम आज
इस अहम फहरिस्त या अहम मालूमात से बाखबर होने का हक हासिल कर चुके हैं। जमहूरियत का एक बुनियादी तकाजा है कि लोगों को मालूमात तक रसाई आसान तरीके से हासिल हो और रियासत को इसे यकीनी बनाना होता है, लेकिन रियासत खुद, हुकूमत खुद माजी में बल्कि चंद दिनों पहले तक इन मालूमात को छुपाने की हद दर्जा कोशिश कर रही थी। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली।